तो आज की जो हमारी ये क्लास है, ये हमारी क्लास एनटीए यूजीसी नेट सोशल वर्क की है, जो 2022 में एग्ज़ाम होने वाला है। उसके संबंध में आज हम लोग बात करेंगे दिसंबर 2007 के समाज कार्य द्वितीय प्रश्न पत्र पर। उस समय जो है 2007 में टोटल समाज कार्य से 50 प्रश्न पूछे जाते थे और एक प्रश्न जो होता था वो 2 अंक का होता था। आज भी वही प्रक्रिया है। आज हालांकि प्रश्नों का जो संख्या है वो बढ़ गई है, तो पहले 2 प्रश्न पेपर होते थे, आज एक ही पेपर में 100 क्वेश्चंस आते हैं और एक प्रश्न जो होता है वो 2 नंबर का होता है। आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं समाज कार्य के द्वितीय प्रश्न पर, और हमने जून 2007 के पेपर को सॉल्व कर चुका है, 2006 का सॉल्व कर चुके हैं, 2005 का पेपर सॉल्व कर चुके हैं, 2004 का पेपर सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा और ध्यानपूर्वक आप लोग इसका जवाब भी दीजिएगा और नोट्स भी बनाते रहिएगा साथ साथ। देखिए प्रश्न हमारे सामने आ गया है। प्रश्न नंबर पहला है, कह रहा है कि असफल पलायन का अर्थ क्या होता है। आप सब भली भांति तरीके से परिचित हैं पलायन शब्द से। असफल पलायन बताएं जरा, कोई स्टूडेंट किसे कहते हैं, क्या होता है? ओके, यहाँ पे लगभग जवाब जो आ रहा है सी की तरफ आ रहा है। देखिए यहाँ अगर हम बात करें ऑप्शन 1, आदतन पलायन करता, आदतन पलायन कर्ता की बात की जा रही है, तो यह ऑप्शन आपका नहीं होगा। अल्प अवधि के अंतराल में पलायन, आप थोड़ा सा इंग्लिश भी यहाँ पे देख सकते हैं रन अवे करके। ठीक है, 1 मिनट देखिए, कोई शायद ज्वाइन हो रहा है ना, पूजा लोधी भाई। चलिए, तो यहाँ आप लोग ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन सेकंड है अल्प अवधि के अंतराल में पलायन, और ऑप्शन सी है पलायन की कोशिश मगर असफल। और देखिए यहाँ पे असफल पलायन, ठीक है। अब आप पलायन का मतलब समझने की कोशिश करिए। पलायन होता क्या है कि अपने मूल निवास स्थान से किसी दूसरे स्थान पर जाकर रहने की प्रक्रिया होती है, और यह एक जटिल प्रक्रिया है, किंतु आधारभूत सामाजिक प्रक्रिया जिसकी स्पष्ट व्याख्या अत्यंत कठिन मानी जाती है। तो पलायन की कोशिश मगर असफल, तो वह असफल पलायन बनता है। आपने एक नाम सुना होगा प्रवासी, कितने लोग जानते हैं प्रवासी? प्रवासी क्या होता है मैं आपको बता दूं। प्रवासी शब्द का अर्थ होता है प्रवास करने वाला, और प्रवास का अर्थ होता है मूल स्थान को छोड़कर कहीं अनन्य या किसी अन्य स्थान पर बस जाना, या बार बार मूल स्थान को जाते रहना, वो बेसिकली प्रवासी का पार्ट बनता है। और प्रवृत्ति का मतलब होता है स्वभाव, आदत। इस प्रकार की प्रवासी प्रवृत्ति जो मूल स्थान को छोड़कर अन्य स्थान कहीं बस जाने की बात करता है, वो प्रवृत्ति को भी रिप्रेजेंट करने लगता है। बेसिकली जो पलायन है उसको कई भागों में डिवाइड किया गया कि मौसम के अनुसार भी पलायन होता है, अल्प समय के लिए भी पलायन होता है ना, और दीर्घ समय के या दीर्घ अवधि के लिए पलायन होता है, प्रतिदिन होने वाला पलायन भी होता है, जैसे ट्रेन, बस, ट्राम आदि द्वारा जो है अनेक श्रमिक कारखानों में भी काम के लिए आते जाते रहते हैं। इसको बेसिकली प्रतिदिन देने वाला या होने वाला पलायन का रूप जाना जाता है। अंतर्राष्ट्रीय पलायन भी होता है आपका, राष्ट्रीय पलायन होता है। राष्ट्रीय पलायन मतलब ग्रामीण क्षेत्र से नगर क्षेत्र की तरफ पलायन करना। तो एग्जाम में प्रश्न बनता है कि पलायन का प्रकार बताइए, तो एक अंतर्राष्ट्रीय बता देना, एक राष्ट्रीय बता देना, और एक आपको अगर हम बात करें यहाँ पे निजीकरण, उदारीकरण, भूमंडलीकरण को लेकर भी जब इसका दौरा होता है तो ये भी कहीं ना कहीं पलायन का पार्ट ही बनता है। बेसिकली 2 ही टाइप का पलायन होता है, एक राष्ट्रीय एक अंतर्राष्ट्रीय। दूसरी बात अगर याद रखें, पलायन का कारण क्या बनता है। पलायन पर्याप्त मजदूरी का अगर अभाव रहेगा तो पलायन बन सकता है, अच्छे रोजगार की अगर तलाश होगी तो पलायन हो सकता है, प्राकृतिक आपदा का प्रभाव होगा तो भी पलायन हो सकता है, कृषक को अगर फसल नष्ट हो जाएगी तो भी पलायन हो सकता है, कृषक श्रमिकों को रोजगार नहीं मिलेगा तो भी पलायन हो सकता है ना, ऋण मुक्त होने के उद्देश्य से भी पलायन हो सकता है। जैसे आपने अभी देखा होगा एक फिशर कंपनी थी वो, है ना, आप लोगों ने अच्छे से सुना होगा इसके बारे में। सामाजिक कारण की बात करें, ये भी एक प्रकार का पलायन का रूप बनाता है। ठीक है, तो इस तरीके से कारण बन जाते हैं, रीजंस हमें देखने को मिलते हैं। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर आपका सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट जवाब माना जाएगा। ठीक है, पलायन की कोशिश मगर असफल, तो असफल पलायन यही होता है। ठीक है, याद रखिएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। कैथोरसिस एक ऐसा शब्द है जो अपने समस्याओं को किसी दूसरे से कहकर तनाव में कमी को लाना। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट जवाब हो जाएगा आपका कैथोरसिस, जिसको हम विचरण के नाम से भी जानते हैं। तो प्रश्न नंबर 2 ऑप्शन ए आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा, पहला वाला।
बात करते हैं ज्ञान मीमांसा। आप लोगों को पता होगा ज्ञान मीमांसा किससे संबंधित है, जानने से संबंधित है। ये फैक्ट से संबंधित प्रश्न आया था, यूजीसी में पूछा गया था। तो ज्ञान मीमांसा जानने को याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट जवाब हो जाएगा। प्रतिमान, प्रतिमान आप अच्छे से जानते हैं, आदर्श प्रतिमान, नमूना जिसको हम लोग बोलते हैं प्रतिमान, नमूना, आदर्श प्रतिमान। किसी शब्द का विभिन्न रूप हो तो क्या बन जाएगा, रूपावली बन जाएगी। तो यहाँ पे पैराडाइम एक प्रकार का जो शब्द है ये बेसिकली प्रतिरूप को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका पहला वाला करेक्ट जवाब माना जाएगा। याद रखिएगा इस प्रश्न का सही जवाब क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर ए सही माना जाएगा। आप लोगों ने पढ़ा होगा और आप सबको अच्छे तरीके से मालूम भी होगा सामाजिक क्रिया के सिद्धांत को। अगर हम सामाजिक क्रिया के सिद्धांतों पर जिक्र करें तो आप लोग को विश्वसनीयता का सिद्धांत, स्वीकृति का सिद्धांत, वैधता का सिद्धांत, नाटकीकरण का सिद्धांत, बहुआयामी का सिद्धांत, बहुआयामी कार्यात्मकता का सिद्धांत, ये सारे सिद्धांत है। अब आपके सामने है कि क्या केसवर का सिद्धांत है, नो। ग्रुप वर्क का सिद्धांत है, नो। अगर हम बात करें सामुदायिक संगठन का सिद्धांत है, नहीं। आपका बताइए सोशलाइजेशन की जो प्रक्रिया बन रही है, यहाँ पर रीजन्स जो बन रहा है सोशलाइजेशन वाली सामाजिक क्रिया के पार्ट में, वो नाटकीकरण का सिद्धांत को रिप्रेजेंट करता है। तो सामाजिक क्रिया के सिद्धांत में वैधीकरण का सिद्धांत, नाटकीकरण का सिद्धांत जैसे नारे का, बहिष्कार का, महिलाओं की भूमिका को, शक्तिशाली भूमिका का, गीतों का प्रयोग का, ये सारी की सारी चीज़ें जो है बेसिकली हम यूज़ करने लगते हैं नाटकीकरण के सिद्धांत में। इसलिए क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर जो डी वाला होगा यही करेक्ट माना जाएगा। याद रखेंगे आप सभी लोग। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 लेते हैं। चिपको आंदोलन का संबंध किससे होगा, जानवर बचाओ से होगा, जल बचाओ से होगा, पेड़ बचाओ से होगा। हाँ, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सही हो जाएगा, बी वाला पेड़ बचाओ से होगा। आप लोग भलीभांति तरीके से परिचित हैं, 1973 में उत्तराखंड चिमोली ज़िले में अगर हम बात करें चंडी प्रसाद भट्ट और सुंदरलाल बहुगुणा ने जो है एक चिपको आंदोलन चलाया, जिसके संबंध में महिलाओं ने वृक्ष से चिपक कर उन वृक्षों की रक्षा किया था। इसलिए आप इसको ध्यान रखिएगा। इसके संबंध में और भी एक्ट आता है, शांति घाटी अधिनियम, शांति घाटी आंदोलन को लेकर आता है, तो वो भी आप ध्यान रखिएगा। ये 1973 में स्टार्ट हुआ, 1980 में समाप्त हो गया। केरल के कुंतीपुंज नदी पर किया गया था, बेसिकली विद्युत बांध का निर्माण हुआ था, और उस समय एक नारा लगाया गया था, शांति घाटी बचाओ। एक आंदोलन इससे भी संबंधित था। बात करें अगर हम लोग जंगल बचाओ आंदोलन 1980 में स्टार्ट हुआ था, वर्तमान में झारखंड में है। यहाँ पर बेसिकली वृक्ष को काटकर सागवन का जो वृक्ष था उसको लगाने की कोशिश की जा रही थी, इसलिए जंगल बचाओ आंदोलन स्टार्ट किया गया था सन 1980 में। नवधान्य आंदोलन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा चुका है यूजीसी में सोशल वर्क में। ये दिल्ली में चलाया गया था सन 1882 में वंदना शिवा के द्वारा। तो बहुत सारे आंदोलन मैं बता चुका हूँ आप लोगों को, ये प्रश्न पर चर्चा हो चुकी है हमारी। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 7 है लॉबिंग। लॉबिंग का अर्थ क्या होता है, समर्थन जुटाना, खेल। हाँ, यहाँ सही जवाब हो जाएगा समर्थन जुटाना। लॉबिंग कहने का मतलब कि किसी विशेष कारण या मुद्दों के लिए समर्थन के रूप में कार्य करना, जहाँ पे कानून के फैसले को उनके पक्ष में प्रभावित करता हो, तो वहाँ पर बेसिकली लॉबिंग का अर्थ बनता है समर्थन जुटाना, ना कि विश्वास प्राप्त करना, संकट से घबराना, खेल में जीतना। ऑप्शन नंबर करेक्ट होगा आपका, लॉबिंग का अर्थ समाज कार्य में समर्थन जुटाना। ऑप्शन नंबर ए आपका सही माना जाएगा। बात करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में। 8 अगर हम देखिए, यहाँ पर मैंने आप लोगों के लिए हिंदी और इंग्लिश दोनों का प्रयोग किया है, ताकि अगर हिंदी टफ लगे तो आप सीधा सीधा इंग्लिश भी देख लेना। बुजुर्गवाद का अर्थ जो था, आपने नाम सुना भी होगा। ये बुजुर्गवाद जो है सर्वहारा, पूंजीपति, श्रमिक, शोषित वर्ग और एक शोषण वर्ग, ये सभी चीज़ें आप लोगों ने नाम सुना होगा कार्ल मार्क्स का। कार्ल मार्क्स एक ऐसे विद्वान हैं जिन्होंने अमीर का अधिक अमीर होना बताया था बुजुर्गवाद में। ऑप्शन नंबर कौन सा माना जाएगा इसका, यहाँ पे सी करेक्ट माना जाएगा। हाँ, आपने नाम सुना होगा गेमिन सॉफ्ट और गैसल सॉफ्ट। यहाँ पे देखिए ध्यान रखिएगा, यहाँ पे एसएल सॉफ्ट लिखा हुआ है, कहीं कहीं गैसल सॉफ्ट मिलता है, गेमिन सॉफ्ट मिलता है, इन शब्दों पे मत जाना, ठीक है। तो यहाँ पे नहीं, डी गलत हो जाएगा। यहाँ पे करेक्ट जवाब जो होगा, ओके, सी करेक्ट माना जाएगा। समुदाय और संघ यानी समाज को लेकर आपने नाम सुना होगा, ये जर्मन शब्द का है। कौन सा भाषा में लिखा हुआ है ये, जर्मन शब्द का नाम आपने पढ़ा होगा, जो है फर्डिनेंट टोनिस। इन्होंने सन 1800
कब? सन 1887 में इन्होंने कहा सामाजिक संबंधों के दो भागों में डिवाइड किया, जिसमें एक का नाम रखा समुदाय, दूसरा का नाम रखा समाज। समाज को ही संघ कहा जाता है, एसोसिएशन कहा जाता है। नाम समझ रखा था उसको। हाँ, समाज का मतलब संघ, समाज का मतलब संघ है। वहाँ समाज का जो एसोसिएशन को रिलेट किया था, सोसाइटी को रिलेट किया था, ठीक है, उन्होंने एक नाम दिया था ये। अब बहुत सारे विद्वान इसके हैं भाई, इसमें बहुत सारे विद्वान। सबसे पहली जानते हैं किताब किसने लिखा था? सबसे पहली बार गेमिनसॉफ्ट और गेसलसॉफ्ट के बारे में चर्चा किसने किया था, मालूम है आप लोगों को? सबसे पहली बार इकोनॉमिक एंड सोसाइटी की किताब, जो 1912 वाली किताब है, जो एडिशन है वो किताब 1912 वाली, उस किताब में जिक्र किया था, आपका नाम मालूम होना चाहिए, इकोनॉमिक एंड सोसाइटी में मैक्स वेबर का नाम, उसका भी जिक्र हुआ था, है ना। हालांकि 1887 का ये गेसल उसका एफ्टोनीस का नाम आता है, परंतु उससे पहले भी इसने जिक्र कर चुका था। लेकिन आप प्राथमिकता कभी मत दीजिएगा, ना ही दुर्खिम का। दुर्खिम ने भी द डिवीज़न वाली किताब में भी जिक्र किया है इसके बारे में, परंतु आप ना तो उसके बारे में सोचेंगे, ना ही आप मैक्स वेबर के बारे में सोचेंगे, परंतु आप गेसलसॉफ्ट के बारे में ज़रूर, गेमिनसॉफ्ट के बारे में ज़रूर, आप एफ्टोनीस के बारे में सोचेंगे। सन 1887 में ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा, समुदाय और संघ का, ठीक है। याद रखिएगा, आपको अगर कंटेंट निकालेंगे तो बहुत मिलेगा, यहाँ पे मैक्स वेबर का नाम भी मिलेगा, दुर्खिम का भी नाम मिलेगा, परंतु याद रहे एफ्टोनीस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर बात करेंगे नेक्स्ट पर हम लोग। मुक्ता विवाह आप लोग अच्छे से जानते होंगे, थोड़ा सा जूम कर लेना स्क्रीन, अगर आप लोगों को थोड़ा सा दिखाई दे रहा होगा तो, ठीक है, आपकी स्क्रीन जूम हो जाएगी, रोटेट कर लीजिए फ़ोन, ठीक है। और गूगल मीट पे होता भी है, क्लासेस गूगल मीट पे चलती है, इसलिए जूम होता भी है। मुक्ता विवाह किससे संबंधित है? मुक्ता विवाह आप लोग जानते होंगे, मुक्ता का मतलब, मुता का मतलब क्या होता है? आनंद के लिए, हाँ, आनंद के लिए। ये बेसिकली मुसलमानों द्वारा, यानी आप ये समझिए जो सिया संप्रदाय है, कौन सा संप्रदाय? हाँ, सिया संप्रदाय। सिया संप्रदाय में, मुसलमानों में अगर हम बात करते हैं, मुक्ता विवाह होता है, ठीक है। यहाँ पे बेसिकली जो उनके पति पत्नी के जो उत्तराधिकार की बात होती है, उनकी संपत्तियों में यहाँ पे कोई हक नहीं होता है, ठीक है। तो इस चीज़ को भी आप ध्यान रखिएगा। तो मुक्ता विवाह में, तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर आपका सी वाला करेक्ट होगा। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 के बारे में। भारतीय संविधान का कौन सा भाग कल्याण की वृद्धि करता है? देखिए, भाग एक बात करेंगे तो राज्य एवं उसका संघ एवं उसका राज्य का क्षेत्र। भाग 2 की बात करेंगे नागरिकता बात करेंगे, जहाँ पे 5 से लेकर 11 आर्टिकल बात किया गया है। भाग 3 की बात करेंगे अगर हम लोग, तो क्या नाम आता है? मौलिक अधिकार, जहाँ पे आर्टिकल 12 से लेकर 35 जिक्र किया गया है। भाग 4 की बात करेंगे डीपीएसपी, राज्य के नीति निषेध तत्व, जहाँ पे 36 से लेकर 51 की बात भी किया गया है। मौलिक कर्तव्यों के बारे में भी जिक्र किया गया है 4 के काम में। तो ये सारी की सारी चीज़ें हमें देखने को मिल जाती है भारतीय संविधान के कल्याण के वृद्धि में। ऑप्शन नंबर आपका डी वाला करेक्ट रहेगा, ये वाला भाग 4। समझ में आ रहा है सभी को? क्वेश्चन नंबर बताइए। हाँ, बात करेंगे हम सभी लोग क्वेश्चन नंबर 12 के बारे में, 12 के बारे में। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम कब लागू हुआ? देखिए, आप लोगों को बता दूं, बाल विवाह निषेध एक्ट का नाम आप अगर करेंगे, आप सबको पता होगा 2006 का। बात को समझिए, 2006 में आप सब लोग जानते होंगे कि बाल विवाह निषेध एक्ट 2006 में लागू किया गया। लेकिन इससे पहले अगर हम बात करें, आपने नाम सुना होगा 28 सितंबर 1929 को इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ इंडिया, आवाज़ क्लियर है मेरी? हाँ, तो यहाँ पे इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ इंडिया में पारित किया गया था, और वो था बाल विवाह प्रतिरोध नियम। तो वो बेसिकली शारदा एक्ट के संबंध में था, और शारदा एक्ट को लाया था किस विद्वान ने? हरबिलास शारदा ने। और हरबिलास शारदा ने इसे 1 अप्रैल 1930 में इसको जो है लागू कर दिया। ध्यान रखिएगा, इसमें रखा गया विवाह की उम्र जो बॉयज़ थे उनके लिए था 14 वर्ष, जो गर्ल्स थे उनके लिए था 18 वर्ष। परिवर्तन हुआ बाद में, और वहाँ पे फिर बॉयज़ की उम्र कर दी गई 21 और गर्ल्स की उम्र कर दी गई थी 18। हालांकि वही थी, उसमें कोई परिवर्तन हुआ ही नहीं, वैसे वैसे रख दिया गया था। तो याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट थे, और इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13। लड़कों की 14 थी, लड़कियों की 18। हाँ, उल्टा कहाँ हुआ भाई? पहले 14 थी, लड़कियों की रही अच्छा, लड़कियों की 14 रही होगी। हाँ, बॉयज़ की 18, गर्ल्स की 14। ठीक है, ठीक।
ठीक। क्वेश्चन नंबर अगर हम बात करेंगे 13 के बारे में, अपराध एक अर्जित व्यवहार है, ये स्टेटमेंट कोहेन का है, आप ध्यान रखेंगे। मैंने एक बार आप लोगों को जो अपराध के बारे में पढ़ा रहा था तो वहाँ पे नाम भी लिया था। अपराध एक अर्जित व्यवहार है, ये कोहन विद्वान का आता है स्टेटमेंट, इसलिए आपका पहला वाला करेक्ट हो जाएगा। सुदरलैंड का नाम जानते हो कहाँ आता है? अपराध विज्ञान के सिद्धांत में आता है 2009 में। आपको बता दूं व्हाइट कॉलर क्राइम के बारे में। बताइए जी, स्विट्जरलैंड का नाम किसमें आता है? सुदरलैंड का नाम आता है अपराध विज्ञान का सिद्धांत में 2009, अपराध विज्ञान के सिद्धांत में 2009। और एक इन्होंने और लिखा व्हाइट कॉलर क्राइम, व्हाइट कॉलर क्राइम जो एग्जाम में पूछा भी गया है, 1949 में इसका नाम देखने को मिला था। व्हाइट नेक अपराध एक होता है, व्हाइट नेक अपराध, व्हाइट नेक अपराध सन 1961 में देखा गया सुदरलैंड का। तो ये तीन चीज़ें आप ध्यान रखिएगा सुदरलैंड के संबंध में। ओल्ड बेसिकली रिसर्च में आते हैं। और बेंथम की बात अगर हम लोग करते हैं तो बेंथम ने नैतिकता और कानून के सिद्धांत को दिया था जर्मी बेथन ने सन 1789 में, सन 1789 में। याद रखिएगा जर्मी बेथन का नाम। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेंगे 14 के बारे में। परिवीक्षा काल क्या होता है? प्रोबेशन का अर्थ क्या होता है? आप लोगों को मालूम होगा कि इसे अपराधी की रिहाई के रूप में परिभाषित किया जाता है। बात सही है कि नहीं? जमानत पर छूट। हाँ, जमानत पे नहीं, यहाँ पे अगर हम बात करें जमानत, सजा पर सशर्त रोक लगाना, सजा पर रोक, और लाइसेंस पर छूट और जमानत पर छूटना। अच्छा, यहाँ पर जरा मुझे बताएं कि सजा पर रोक होगा, एक मिनट थोड़ा सा, सजा पर सशर्त रोक, सशर्त रोक। सशर्त वाला ही होगा क्योंकि वो एक कंडीशन लगा देते हैं कि ये कंडीशन लगा के, हाँ हाँ, यहाँ पे आपने जो आपने जवाब दिया है कंडीशन वाली। जी सर बताएं। ऑप्शन बी आएगा, जमानत पर छूटना। देखिए याद रखिएगा आप सभी लोग, यहाँ पे एक परिवीक्षा और पैरोल, पैरोल होता है ना सर वो तो। हाँ, दो होते हैं। आप ध्यान रखिएगा सभी लोग, परिवीक्षा जो होता है प्रोबेशन होता है, और प्रोबेशन एक प्रकार का न्यायालय, ध्यान से सुनिएगा मेरे भाई, न्यायालय का वाक्य है। अपराधियों को किसी विशेष अपराध के लिए दोषी ठहराया जाता है परिवीक्षा में। यही बात समाप्त नहीं होती है इसमें। अगर हम बात करें तो जब पैरोल में अक्सर एक पैरोल बोर्ड द्वारा, पैरोल किसका? बोर्ड द्वारा वैधानिक प्रावधानों के अनुसार देता है, तो प्रोबेशन कोर्ट ऑफ लॉ द्वारा दी जाती है। तो पैरोल के मामले में एक व्यक्ति पैरोल पर रिहा होने से पहले ही कुछ समय जेल में काट चुका होता है। और हालांकि प्रोबेशन के मामले में व्यक्ति को कारावास का विकल्प दिया जाता है। तो जमानत पर छूटना नहीं होगा सर, सजा पर सतर्क रोक की बात करेगा। मतलब उसने काटा ही नहीं है। हाँ, बात समझ, यहाँ पे रूल बताया है, कंडीशन बताया है, नियम बताया है। पैरोल आप कहते तो मैं मानता, आपको जमानत पर छूटने की बात कर रहे हैं। ठीक है, शायद सर ने एक जवाब दिया था किसी ने तो याद। एक क्वेश्चन है हाँ, कि एक वो क्राइम हुआ है जिसमें एक लड़के ने अपनी माँ को मारा है, पढ़ा होगा सबने, पबजी खेलने वाले बच्चे ने। अच्छा, उसकी उम्र अभी 16 साल है। हाँ, तो अगर वो अभी छूटेगा और उसकी बेल होगी, वो छूटेगा, तो वो किस में आएगा, पैरोल में या परिवीक्षा में? देखो पहले आप, अभी वो जेल में अगर होगा तो फिर वो इसी पे आएगा, जमानत पर। जेल वो जाएगा लेकिन बच्चों वाली जेल जाएगा। देखिए वो पैरोल में नहीं आएगा, वो परिवीक्षा में आएगा। उसको सजा मिली ही नहीं होगी अगर, तो उसके- परिवीक्षा में आ जाएगा। वो परिवीक्षा में आएगा, ना कि पैरोल में आएगा। तो पैरोल बेसिकली जो पैरोल की प्रगति की निगरानी के लिए माना जाता है ना। तो परिवीक्षा यहाँ पर एक अहम भूमिका निभाएगी। ठीक है, तो इसका सही जवाब जो होगा परिवीक्षा होगा। ठीक है, यहाँ पे आप समझने की कोशिश ये करिए कि जो पैरोल होता है वो रिहाई की बात करता है, यानी सजा की समाप्ति से पहले रिहाई की सजा की बात करेगा। समुदाय में बाकी के प्रदर्शन की सेवा के लिए, जबकि अच्छा व्यवहार और विशिष्ट परिस्थितियों के अधीन सुनिश्चित करा जाएगा, तो उसको पैरोल कहेंगे। और परिवीक्षा वो होगा जहाँ पे अपराधी की सजा का निलंबन होगा और एक अधिकारी की देख रेख में अच्छे व्यवहार को शामिल करते हुए उन्हें समुदाय में रहने की अनुमति दी जाएगी। तो अभी वो तो बालक है, तो वहाँ पे मैडम आप परख की बात करेंगे। परख मतलब जेल का विकल्प मिलेगा आपको, वहाँ पे लागू करेगा वो कोर्ट, ना कि प्रतिज्ञा मंडल वगैरह की भूमिका पैरोल में आएगी।
ठीक है, यहाँ पे पहली बार अपराध और अपराध जिसमें हिंसा शामिल नहीं हो, पहली बार अपराध और अपराध जिसमें हिंसा शामिल नहीं हो वो किस में आता है? परिवीक्षा अधिकारी में आता है, परिवीक्षा में आता है। ठीक है, याद रखिएगा इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी माना जाएगा। याद रखिएगा आप सभी लोग, क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर सी माना जाएगा करेक्ट जवाब। जूम कर लीजिएगा, आप लोग को शायद छोटा दिखाई दे रहा होगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, 15 है कि पहला किशोर न्यायालय डैश में स्थापित है, मुंबई में कि कलकत्ता में? बताएं। सर नहीं पता। अरे भाई, पहला जो किशोर न्यायालय था मुंबई में सन 1927 में था, और जो विश्व में पहला किशोर न्यायालय था वो शिकागो में था, 1899 में था। अब पता हो गया, नोट कर लो। 1899। हाँ, 1899 विश्व का था वो बेसिकली शिकागो का था। ये भारत की बात मैं कर रहा हूँ, भारत की बात पूछा गया है। तो पहला किशोर न्यायालय भारत में कौन सा था? मुंबई का था। कब का था वो, बताओ वर्ष? 1927, हाँ 1927। वेरी गुड। बात करेंगे नेक्स्ट प्रश्न पर, 16 पर। 16 कह रहा है कि गरीबी का संबंध बताइए जरा। ये देखो, आप लोगों को शायद MPPSC के बच्चे अगर कोई होगा तो उसको पता होगा। हाँ, क्या बताया? सापेक्षता के सिद्धांत से है। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर आपका पहला वाला करेक्ट हो जाएगा। गरीबी का संबंध सापेक्षता के सिद्धांत से है। याद रखेंगे आप सभी लोग, याद रहेगा ना? बोलते रहिएगा साथ ही साथ आप सभी लोग, है ना, थोड़ा बहुत चले तो याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। भाई इतना सरल प्रश्न कहीं नहीं मिलेगा और मैं पढ़ा चुका हूँ। बताइए रूपम, नेहा। इतना सरल प्रश्न हम लोग को नहीं आने वाला सर हमारे एग्जाम में। आएगा, देखना, आता है, ऐसी बात नहीं आता है। अच्छा, जो गरीबी सापेक्षता है ना, पहले भी जो हमने लास्ट में प्रश्न देखा था गरीबी सापेक्षता के बारे में, ये सिद्धांत जानते किसने दिया है? एडम स्मिथ ने दिया है 1776 में। एडम स्मिथ ने दिया है 1776 में, 1776 में। ठीक है, और जो तर्कपूर्ण जो गरीबी, जो सापेक्ष गरीबी है उसके उपयोग में तर्क दिया था। तर्क मतलब जो तुलना की बात करता था कि कई तुलना में रहने वाले एक उच्च मानक गरीबी ना के लेवल में आते हैं, तो वो फ्रीडमैन का था। फ्रीडमैन मत याद करिएगा, एडम स्मिथ याद रखिएगा आप लोग। एडम 1776 बताया सर। हाँ, 1776। अनुलोम विवाह का मतलब क्या था भाई? अनुलोम विवाह मतलब, हाँ, नीची जाति की स्त्री ऊंची जाति का पुरुष, यही होगा। अब यहाँ पे ट्रिक देखो, ये बच्चे बहुत कंफ्यूज भी होते हैं कि अनुलोम प्रतिलोम में, अनुलोम और प्रतिलोम में चाहे तो ट्रिक बना सकते हो। अनुलोम में अगर आप हिंदी में पढ़ेंगे व्यंजन को, सॉरी स्वर को, तो आप सबसे पहले क्या देखते हैं? स्वर आता है आ, सबसे पहले आ आता है ना। तो जब आ कब आता है आप सोचो, हमें पहले अक्षर पे लाना है। और आज के समय में महिला सशक्तिकरण की बात की जा रही है, महिला को क्या करना है? नीचे से ऊपर ले आना है। तो आप यहाँ पे ये समझिए कि निचली जात की जो महिला, स्त्री की बात की जा रही है। तो यहाँ पे आप ट्रिक बना सकते हैं, सोच सकते हैं इसके बारे में कि आ पहला अक्षर है, इसलिए स्त्री को सबसे पहले रखना चाहिए। और हो भी रहा है ऐसा, महिला सशक्तिकरण के लिए बहुत सारे कल्याण योजनाएं वगैरह चलाई जा रही हैं, है ना। तो इसलिए आप ध्यान रखिएगा यहाँ पे, ठीक है। तो आ से आप अनुलोम विवाह और निचली स्त्री होगी, उसी को बोला जाएगा आ, अनुलोम, ठीक है। तो यहाँ पे ऊंचे जात की पुरुष, अब इसी का उल्टा कर दो, प्रतिलोम। तो जब आ आपको याद है तो प्रतिलोम ऑटोमेटिक याद हो जाएगा आपको, है ना। ऊंची जात की स्त्री का विवाह जो है नीची जात के पुरुष से हो जाएगा, वो प्रतिलोम हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ें हो जाएगा, 2-3 बार बोलोगे ना तो समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा यहाँ पे, प्रश्न का 17 का ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर हम बात करेंगे, देखिए ये यूफोरिया का नाम सुना है? जी सर। इंग्लिश में पूछते हैं के बारे में। जी समझा नहीं मैं, फिर शब्दों को प्रयोग भी करते हैं, कौन कौन से शब्द आएंगे अंग्रेजी के? जिससे मैं नहीं समझा, फिर से अंग्रेजी के शब्द क्या पूछ रहे हैं आप? अनुलोम विवाह को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं सर? अनुलोम को अनुलोम मैरिज ही कहेंगे, आई थिंक। तो यही बोलेगा अनुलोम भाई इंग्लिश में। अकॉर्डिंग सर, नहीं अकॉर्डिंग। यहाँ पे देखिए व्हाट इज अनुलोम विवाह, अनुलोम मैरिज लिखा हुआ है ना, ये हाँ यही लिखा हुआ है, ठीक है।
देखिए यूफोरिया, यहाँ पे थोड़ा सा आप समझने की कोशिश करिएगा सभी लोग, है ना। बहुत अच्छा प्रश्न है ये आप सबके लिए, बहुत बढ़िया प्रश्न है, ठीक है। यूफोरिया किसे कहते हैं? नाम सुना होगा यूफोरिया? नहीं सुना? ईर्ष्या ईर्ष्या ईर्ष्या, ईर्ष्या की स्थिति। पता ये एक ना बताऊं आपको, ये एक जो है मानसिक और भावनात्मक स्थिति है जो व्यक्ति को बेहद सुख और उत्साहित करती है, आत्मविश्वासी बनाती है व्यक्ति को। ये यूफोरिया, यूफोरिया एक ऐसी बीमारी है जिसके अंतर्गत ही हम लोग जो है इसके बारे में पढ़ते भी हैं। यूफोरिया, यूफोरिया के बारे में समझ में आ रहा है? बताइए। सर ये मानसिक और संवेगात्मक विकृति हुई है। हाँ, ये उत्साहपूर्ण एक विकृति मानी जाती है ना। ये एक प्रकार से जो है उत्साहपूर्ण वाली विकृति मानी जाती है, जहाँ पे मानसिक और भावनात्मक स्थिति की बात की गई है, भलाई और उत्साह की भावना की बात की गई है, भलाई और उत्साह की भावना की बात की गई है, यूफोरिया को लेकर जिक्र किया गया है। अच्छा प्रश्न है ये बेसिकली आपको बता दूं मैं, यहाँ जो है डॉक्टर क्या सलाह देंगे, सोशल वर्कर क्या सलाह देता है, कहता है कि भाई अवसाद के जैसे ये नशे का उपयोग बंद कर दे, है ना, और असुरक्षित व्यवहार अगर वो कर रहा है तो उसको असुरक्षित व्यवहार को भी बंद कर दे। ऐसी कंडीशन पे इन लोगों के लक्षण देखने लगते हैं हमें कि वो डिप्रेशन में चले जाते हैं, नशीली दवाओं का सेवन करने लगते हैं, असुरक्षित यौन संबंध बनाने लगते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ बहुत सारे इसमें रीजंस बन जाते हैं, कारण बन जाते हैं, इसकी एक अहम भूमिका फिर निभाने लगता है। तो यहाँ पे यूफोरिया जो है बेसिकली संगीत और प्रेरित के रूप में यूफोरिया की एक भूमिका आती है। व्यायाम से संबंधित एक यूफोरिया के रीजन्स बनते हैं, प्रकार बनते हैं, टाइप बनते हैं। नशीली दवाओं से संबंध में बनता है, सेक्स प्रेरित यूफोरिया एक टाइप बनता है, हाइपोक्सिया प्रेरित एक यूफोरिया बनता है, ये टाइप बनता है यूफोरिया। तो यूफोरिया ईर्ष्या की स्थिति नहीं है, ना ही संघर्ष की स्थिति है, ना ही समतुल्य की स्थिति है, सब कुछ अच्छा होने की स्थिति है, जिसको उत्साह कहते हैं, उत्साह कहते हैं। वेल बीइंग की बात करेगा। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट होगा, शायद डी किसी ने बोला था। हाँ सर, अच्छा, आपने बोला ना भलाई और उत्साह, सब कुछ हाँ। अच्छा फील होता है तो फिर वही डी होता है। वही होगा, वेरी गुड, सही जवाब ऑप्शन नंबर डी। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? आपने नाम सुना होगा दयानंद सरस्वती का नाम। 1875 में विनोबा भावे सन 1951 में जो है भूदान आंदोलन के संबंध में थे। विवेकानंद की बात अगर हम करें तो 1896 में इन्होंने अपना, विवेकानंद ने कौन सी संस्था दी थी बताएं जरा? रामकृष्ण परमहंस, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है। और महादेव गोविंद रनाडे, सर ये संघ था ना उनका, कोई विधवा पुनर्विवाह संघ? नहीं वो तो भाई विधवा पुनर्विवाह संघ में थे ना, नहीं नहीं उनका नहीं, नाम था वो ना? विधवा पुनर्विवाह जो संघ की आप बात कर रहे हो मैम ना, वो डीके करवे था, है ना, डीके देखो करवे। आया था तो उसमें इनका ही नाम मतलब था। नहीं ऐसा वैसे ये प्रा जी ये प्रार्थना समाज आप लोगों ने सुना नाम होगा, प्रार्थना समाज जो 1867 में, हाँ जो 1867 में दिया गया था, वो बेसिकली महादेव गोविंद रनाडे का नाम आता है। मैंने ट्रिक बताया था, प्रेयर करो तो महादेव का नाम, ठीक है, तो ये ट्रिक था। तो बेसिकली यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर आपका आर्य समाज के संस्थापक दयानंद सरस्वती का नाम आएगा। क्वेश्चन नंबर 20, संस्कृतिकरण शब्द किसने, या अगर हम बात करें किसने बनाया तो आपको मालूम होना चाहिए, श्रीनिवासन का नाम, श्रीनिवासन का नाम। हाँ, 1950 के दशक में बेसिकली इन्होंने जो है संस्कृतिकरण का सिद्धांत को लेकर बात किया था, ठीक है। M.N. श्रीनिवास, आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, संस्कृतिकरण में इनकी एक अहम भूमिका मानी जाती है। इन्होंने संस्कृतिकरण की अवधारणा भी रिप्रेजेंट किया है, प्रस्तुत किया है, ठीक है, याद रखिएगा आप सभी लोग। इसका प्रयोग सही तरीके से सन 1952 में किया गया था। कब किया गया था? 1952 में संस्कृतिकरण की अवधारणा सर्वप्रथम प्रयोग में लाई गई थी, 1952 में। कब? 1952 में।
श्रीनिवास ने बताया कि विपरीत जाति व्यवस्था को गतिशील मानते हुए इसमें परिवर्तन की प्रोबेबिलिटी को प्रकट की जाती है। तो इनका कहना था कि एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें निम्न जाति, उच्च जाति, विशेषकर ब्राह्मणों के रीति रिवाज, संस्कार, विश्वास और जीवन निधि एवं अन्य सांस्कृतिक लक्षणों एवं प्रणालियों को ग्रहण कर लिया जाता है, वही आपकी संस्कृतिकरण कहलाती है। तो इन्होंने श्रीनिवासन की एक अहम भूमिका मानी जाती है संस्कृतिकरण में। याद रखिएगा, मैंने साथ कई बार आप लोगों को इसके बारे में बताया भी है। ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा यहाँ पर बी वाला। आपने एस.सी. दुबे के बारे में मैंने एक बार प्रश्न करवा रहा था। एस.सी. दुबे ने जो है स्वयं संस्कृति की बात किया था। किसकी बात किया था? स्वयं संस्कृति की बात किया था। याद रखिएगा आप सभी लोग, ठीक है। तो दो ऑप्शन सही है यहाँ पे। राधाकांत मुखर्जी, योगेंद्र सिंह, ये सब हटा दीजिए, ये सोशल एक्शन के पार्ट के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। विधवा पुनर्विवाह से प्रोत्साहन, देखिए अभी किसी ने बोला था, मैं यहाँ पे 2-3 बातें बताऊंगा आप लोगों का। डॉक्टर डी.के. कर्वे का नाम आएगा। सी नहीं, डॉक्टर बी, हाँ बी, डॉक्टर, उनका 3 जगह नाम लिखा है, बट डीके है ना, तो वही सही। हाँ, डी.के. कर्वे। तो यहाँ आप ध्यान रखिएगा, डी.के. कर्वे महोदय ने 2-3 बातें मैं बताऊंगा आप लोगों से, आप उसे समझने की कोशिश करिएगा। सन 1893 में विधवा पुनर्विवाह संघ के एक अहम भूमिका निभाया डॉक्टर डी.के. कर्वे, धोधो केशव कर्वे, ठीक है। याद रखिएगा, डॉक्टर धोधो केशव कर्वे ने, और साथ ही साथ 1899 में पूना में विधवा आश्रम की स्थापना की थी, है ना। तो आप ध्यान किया, एक आपको बता दिया मैंने 1893, एक आपको बता दिया 1899, और एक आप ध्यान रखिएगा 1850। 1850 में बेसिकली विधवा विवाह समाज की स्थापना किया था 1850 में। और एक आप ध्यान रखिएगा 1906 में डी.के. कर्वे ने मुंबई में भारतीय स्त्री विश्वविद्यालय की स्थापना किया था। पता होगा आप लोगों को, है ना, बोलिए। हाँ। और 1856 का जो है ना, विधवाओं को पुनर्विवाह करने की अनुमति देने में ईश्वरचंद्र विद्यासागर की भूमिका आती है। याद रखिएगा आप सभी लोग, ठीक है। तो ये भी चीज़ें आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट माना जाएगा। आगे बढ़ते हैं। गरीबी हटाओ किसने लोकप्रिय बनाया? मतलब एक प्रकार से यहाँ पे नारा दिया है इसने। अच्छा, वंदे मातरम, वंदे मातरम किसने दिया है? वंदे मातरम किसने दिया? वंदे मातरम किसने दिया है? किसने लिखा वंदे मातरम? हाँ, इंकलाब जिंदाबाद, भगत सिंह। जय जवान जय किसान, पंडित जवाहरलाल नेहरू। नो नो नो, लाल बहादुर शास्त्री। हाँ, लाल बहादुर शास्त्री, शाबाश, वेरी गुड। और जय जवान जय किसान, जय एक और था ना, क्या नाम था अभी, अटल बिहारी वाजपेयी का था? जय विज्ञान। अरे वाह, हाँ जय विज्ञान था। जय जवान जय किसान जय विज्ञान था उनका, ठीक है। एक बार थोड़ा सा होल्ड रखिएगा आप लोग। हाँ हेलो, किनका था ये जय विज्ञान वाला? तो यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा, जय जवान जय विज्ञान जय किसान, जय जवान जय किसान जय विज्ञान किसने बोला था? हाँ, अटल बिहारी वाजपेयी ने। शाबाश, बहुत बढ़िया। वापस वेदों की ओर लौटो, वापस वेदों की ओर लौटो। ये तो दयानंद सरस्वती का था। वेरी गुड। एक जाति, एक धर्म, एक भगवान। एकेश्वरवाद, वो राजा राममोहन राय। नो 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 नो, नारायण गुरु, नारायण गुरु। नारायण। करो या मरो, ये महात्मा गांधी। महात्मा गांधी। भारत छोड़ो आंदोलन, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी। गरीबी हटाओ, इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी। आराम हराम है, पंडित जवाहरलाल नेहरू। शाबाश, बहुत बढ़िया। आप लोगों के ये सारी चीजें पता है। इस मोरारजी देसाई का क्या आएगा सर? मोरारजी देसाई का, किसका? मोरारजी देसाई ने क्या बोला था? मोरारजी, जो मोरारजी देसाई थे बेसिकली, यहाँ पे आपको ध्यान रखिए, ये प्रधानमंत्री चौथे नंबर के थे। इन्होंने गरीबी हटाओ पर नियंत्रण किया था, कंट्रोल किया था इसको, मोरारजी देसाई, ठीक है। इनको भारत रत्न पुरस्कार से नवाजा भी गया है 1955 में। कुछ तो आई थिंक, मुझे तो भाई नहीं पता है, अगर किसी को मालूम है तो बताइए जरा, मोरारजी जी के उनका कोटेशन क्या है फेमस वाला? सर इनको भारत रत्न कहाँ दिया सर मोरारजी देसाई? जी मोरारजी देसाई को भारत रत्न नहीं मिला है सर। नहीं, शायद दिया गया है भाई 1955 में, देख लेना एक बार आप। भारत चौथे नंबर के प्रधानमंत्री बने, उससे प्रधानमंत्री बनने से पहले कौन कितने मिलता है?
अरे प्रधानमंत्री मंत्री कहाँ जा रहे हो जीके में, ये हटाओ ये सब, है ना। ठीक है, ये आप इतना ध्यान केवल रखिए ये, हाँ कि सर सुनिए, मोरारजी देसाई जो है गरीबी हटाओ पर कंट्रोल किया था, है ना, गरीबी हटाओ। अब ये थोड़ा सा आपने जो बताया है भारत रत्न वाला, थोड़ा सा आप लोग देखना, देख के बताना। आई थिंक भारत रत्न इनको 1955 में दिया गया है। अभी आपने बोला है ना कि नहीं मिला शायद, है ना सर? ठीक है, सर ठीक है। ठीक है सर। देखिए आइए सर। आगे बढ़िए। भारत में प्राचीनतम सामाजिक सुरक्षा कानून की बात करेगा। देखो प्राचीन का मतलब सबसे पुराना सामाजिक सुरक्षा कानून कौन सा है भाई? अब आपको पता है, एक तो मैं बताऊं आपको, यहाँ पे याद करो ध्यान से। जो श्रमिक क्षतिपूर्ति एक्ट है वो 1923 का है सर, नोट करो। प्रोविडेंट फंड एंड बोनस एक्ट, जिसको कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम बोलते हो ना, 1948 याद रखो। मातृत्व लाभ अधिनियम 1961 1961, और पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट 1972, जिसको उपादान भुगतान एक्ट के नाम से जानते हो। अब बोलो सबसे पुराना कौन? ए। ऑप्शन नंबर आपका करेक्ट जवाब होगा। हाँ, ऑप्शन नंबर ए। हाँ, यहाँ पे क्रम भी आप ऐसे याद रखिएगा, एग्जाम में आजकल क्रम भी देता है, काफ़ी कूट दे देता है, ऐसे भी आप सही आपने बताया है, इसको क्रम भी याद रखना आप सभी लोग, है ना। चलिए आगे बात करते हैं। काका कालेलकर, काका कालेलकर किससे संबंधित हैं? अभी शायद मैंने बात भी किया है आप लोगों से, जब पिछड़ा वर्ग कमीशन। हाँ, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट जवाब हो जाएगा। काका कालेलकर से संबंधित पिछड़ा वर्ग कमीशन है। देखो मैंने यही चीज़ है ना कि सारा चीज़ें पढ़ाता हूँ, सारे चीज़ें बताता हूँ आप लोगों को, बशर्ते आपको सिर्फ ध्यान रखना ज़रूरी है। आप लोगों को नहीं ध्यान रहेगा तो मज़ा ही नहीं आएगा। इसीलिए मैं कहता हूँ कि नोट बनाया करें तो थोड़ा थोड़ा सा काम आनेगा आप सभी को। सर इसका ही कल आप बात कर रहे थे ना, इसको प्रथम प्रकोष्ठ भी बोलते हैं। ये अच्छा। वर्ग कमीशन को प्रथम प्रकोष्ठ बोलते हैं। ठीक है भाई, नोट कर लीजिएगा आप सभी लोग। काका कालेलकर, काका कालेलकर के बारे में प्रथम प्रकोष्ठ भी कहा जाता है ना, याद रखिएगा। इनका पूरा नाम जो है जो है दत्तात्रेय बालकृष्ण कालेलकर नाम है ना। हाँ, याद रखिएगा इनके बारे में भी थोड़ा सा, बस इतनी सारी चीज़ें इनके संबंध में वो चीज़ें देखने को मिलती है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लीजिए। भारत में स्कूल ऑफ सोशल वर्क का एसोसिएशन, अरे भाई ये तो बहुत सरल है। भारत में स्कूल ऑफ सोशल वर्क का एसोसिएशन, इसको ऑफ लिखना चाहिए था यहाँ पे। हाँ हाँ, 1960 इज द राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी। बहुत बढ़िया। अब ये प्रश्न देखिए, संकट मतलब क्राइसिस यानी संकट, संक्रांति काल होता है, इसलिए व्यक्ति का तत्कालिक चिकित्सा उपलब्ध करानी चाहिए। भाई सही है गलत? सही है सर। सही है। चलो दूसरी बात कर लेते हैं अगर हम लोग। फिर कहता है, यहीं आप ध्यान दीजिएगा, यही पर आप लोग डिबेट करेंगे कारण पे, क्योंकि थोड़ा सा अजीब लग रहा है। फील्ड वर्क प्रशिक्षण से शुरू में ही सही निदान करने का कौशल प्राप्त हो, इसलिए मानव संसाधन के प्रबंधन में संवेदनशीलता का प्रशिक्षण और अद्यतन सूचना संग्रह का समावेशन अवश्य होना चाहिए। ये भी सही है सर, ये भी सही है। जो फील्ड वर्क प्रशिक्षण से शुरू में ही निदान करने का कौशल प्राप्त होता है। अच्छा भाई ठीक है, हमने तो वही प्रैक्टिकल कर रहे हैं अभी ना, ट्रेनिंग ले रहे हैं, इसलिए मानव संसाधन के मैनेजमेंट में संवेदनशीलता का प्रशिक्षण और अद्यतन सूचना संग्रहण का समावेशन अवश्य होना चाहिए। राइट है यार, दोनों सही है। ऑप्शन नंबर डी लगाओगे ना? हाँ, डी इज द राइट आंसर होगा। मुझे लगा कि ये थोड़ा सा कंफ्यूज करेगा आप लोगों को, लेकिन ये तो सही आ गया। चलो बहुत बढ़िया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेते हैं, 27 देखिए। आवासीय सामाजिक कल्याण संस्थाओं को समाज में सेफ्टी वॉल के नाम से जाना जाता है। नोट करिएगा, समाज कल्याण संस्थाओं को सेफ्टी वॉल के नाम से जाना, ये सत्य है, इसमें कोई दो राय नहीं है, सेफ्टी वॉल के नाम से जाना जाता है। दूसरा बात कर रहा है कि अपराधशीलता को खुली संस्थानों में नियंत्रित नहीं किया जा सकता।
अच्छा भाई, अपराध जो शीलता से मतलब एक प्रकार से अगर हम बात करते हैं अपराध के संबंध में, तो ये खुली संस्थाओं को नियंत्रित नहीं किया जा सकता है, क्योंकि व्यवहार को व्यवस्थित करने की आवश्यकता होती है। सही है। अच्छा, ये बात तो देखो, ये तो सत्य है। अब बात यहाँ पे व्याख्या और ना व्याख्या की, बताइए भाई। समाज कल्याण संस्थाओं की बात कर रहा है, यहाँ हम बात कर रहे हैं अपराधशीलता की खुली संस्थाओं में नियंत्रण नहीं किया जा सकता, क्योंकि व्यवहार को व्यवस्थित करने की आवश्यकता होती है। तो ये सेफ्टी वॉल थोड़ी ना है कि जो सेफ्टी वॉल के बारे में बात करें। हाँ, तो इसलिए आप कहेंगे कि ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी का जवाब देंगे, ठीक है। अलग अलग। हाँ, सही है। महिलाओं को घरेलू हिंसा से बचाने में संरक्षण धारा 106 में परिवारों की जिम्मेदारी बढ़ गई है। क्या ये बात ठीक लिखी हुई है? हाँ, धारा 106 मुझे तो पता ही नहीं। नहीं है इसमें। जो अगर हम बात करें घरेलू हिंसा अधिनियम 2005, इस 2005 के अधिनियम में जहाँ पे कहा गया कि इस महिला संरक्षण एक्ट की बात की गई, ठीक है, तो वहाँ पे 106 में परिवारों की जिम्मेदारी बढ़ गई थी, जिसमें भाई बताया गया कि महिलाओं के साथ प्रताड़ित ना किया जाए, मतलब हिंसा ना किया जाए, ऐसी बात कही गई है। ये सत्य है आपका कथन है। महिलाओं को घरेलू हिंसा से में बचाने वाले एक्ट में से परिवार की पहले से ही कमजोर संस्था और भी कमजोर हो जाएगी। देखिए यहाँ पे कहा गया कि पहले समझने की कोशिश करिएगा कि महिलाओं को घरेलू हिंसा से बचाने वाले एक्ट से, जैसे 2005 एक्ट से परिवार की पहले से ही कमजोर संस्था और भी कमजोर हो जाएगी। ये गलत लग रहा है। गलत है। तो मैं आपसे यहाँ पे कहूँगा क्वेश्चन नंबर 28 का ऑप्शन ए सही है, आर गलत है। तो बताइए जरा कौन सा सही जाएगा? सी जाएगा। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, चिकित्सात्मक विधान जो है, यहाँ एक प्रकार की बात की जा रही है थेरायूटिक सेटिंग में कार्यकर्ता छोटे वर्ग में काम को सुगम बनाने की भूमिका में होता है। क्या चिकित्सात्मक विधान ऐसा काम करता है कि कार्यात्मक छोटे वर्गों में कार्यों को सुगम बना दे? ऐसी भूमिका उसकी होती है, यस या नो? यस सर। यस सर। ये यहाँ पे देखिए, आपको ना केवल कॉन्सेप्ट का लगाना, तर्क लगाना है, आपको केवल तर्क सोचना है बस। तो ये सत्य है। बड़े वर्ग में प्रतिरोध की तकनीकी सुरक्षित ढंग से अपनाई जा सकती है, क्योंकि वर्ग जितना बड़ा होगा उतना ही कमजोर होगा। ये बात सत्य नहीं लग रही आपको? गलत होगा सर। भाई जाहिर नहीं, गलत नहीं है, सत्य है ये बात। भाई कह रहा है कि क्योंकि वर्ग जितना ही बड़ा होगा उतना ही कमजोर होगा, और ये तो रिसर्च आप देख लीजिए, रिसर्च सोच लीजिए, यहाँ पे ये बात सही लिखी हुई है, ये बात सत्य लिखा हुआ है, बड़े वर्ग के प्रतिरोध की तकनीकी की सुरक्षा के रूप में। अब अगर हम बात करें यहाँ पे पहला और दूसरा तो सही है, परंतु व्याख्या नहीं हो रही है, ऊपर चिकित्सा के संबंध में, नीचे दूसरी बात है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी का चुनाव करें। सर ये क्या बता रहे हैं, मतलब वर्ग में किस लिए प्रतिरोध, किसकी बात कर रहे हैं? बात कर रहे हैं ये मेडिकल की, चिकित्सा की बात कर रहा है। चिकित्सा मतलब एक छोटा वर्ग होता है, कि अगर आप चिकित्सा जो है छोटे समूह में दे रहे हैं थेरेपी, या आप छोटे समुदाय में ले रहे हैं, जैसे आपने 100 लोग हैं, 100 लोगों में से 10 लोगों को निकाल लिया, उस पर आप काम कर रहे हैं कार्यकर्ता के रूप में, तो छोटे वर्ग में काम करेंगे तो ठीक रहेगा। बड़े वर्ग में अगर आप काम करेंगे तो जितना बड़ा वर्ग आप लेंगे उतना ही आप लोगों के लिए समस्या बन सकती है आपके लिए। तो ऐसे में यही बात कही जा रही है, यहाँ पे अप्लाइड टाइप के प्रश्न है ये, और आपका यहाँ पे सही जवाब होगा ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करेगा, ऑप्शन नंबर डी सही माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 का क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, 19वीं सदी में, बात को समझिएगा, 19वीं सदी में समाज सुधार में समाज में महिलाओं की स्थिति सुधारने का प्रयत्न किया गया था, सिलेबस में लिखा हुआ है, ठीक है, सही है। फिर ये सत्य मानेंगे। भारत में महिलाओं की दशा अपरिवर्तित रही है, क्योंकि उसमें साक्षरता का स्तर बहुत नीचे था। ये भी सही है, सही है सर। ये भी सही है। तो जरा आप मुझे बताओ कि हम इस पे जवाब कौन सा लगाएं, आप ए या सी? व्याख्या हो रही है सर। हाँ, यहाँ पर ए आएगा, वेरी गुड। इसका सही जवाब ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या कर रहा है। बहुत बढ़िया जवाब दे रहे हैं आप लोग। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, नीचे दिए गए कुछ कार्य, वर्ग कार्य है, उस वर्ग कार्य के सिद्धांत नहीं है, ये आपसे पूछ लिया गया है, ठीक
वर्ग कार्य के सिद्धांत आप सभी से पूछे गए हैं। अब वर्ग कार्य का जो सिद्धांत है, आप यहाँ पे ये ना समझें कि संघर्षवाद को रिप्रेजेंट किया गया है। एक प्रकार से आवश्यकता की पूर्ति के लिए व्यक्ति, चाहे वो समान कार्यों का जहाँ संपादन कर रहा है, चाहे वो समूह में कर रहा हो, चाहे वो कम्युनिटी में कर रहा हो, उसको लेकर रिप्रेजेंट किया जा रहा है क्वेश्चन नंबर 31 में। तो यहाँ पे बताइए वो सिद्धांत कौन सा नहीं है 31 में, मैं आपको बता देता हूँ। सर 2 और 3 यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा, एक इंडिविजुअलाइजेशन इन द ग्रुप का सिद्धांत बनेगा, ठीक है। आप ध्यान रखिएगा, इंडिविजुअलाइजेशन इन द ग्रुप की बात होगी, इंडिविजुअलाइजेशन ऑफ ग्रुप की बात होगी, एक्सेप्टेंस की बात होगी, है ना। मेरी बात आप समझ रहे होंगे अच्छी तरीके से। वर्ग बेसिकली एक कार्य, एक समूह को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए इसको ध्यान रखिएगा कि ये बेसिकली समूह कार्य के सिद्धांत को कौन सा नहीं है। आपने ट्रेकर का नाम सुना होगा, एचबी ट्रेकर ने कौन कौन से सिद्धांत दिए हैं, अगर आप उसको सोचोगे तो आप आसानी से सवाल कर लोगे। यदि उनके बारे में नहीं सोचोगे तो आप सवाल को यहाँ पे आपके लिए टफ हो जाएगा। पर्पसफुल रिलेशन एक सिद्धांत बना था, एक कोऑपरेशन रिलेशनशिप का सिद्धांत बना था। तो मेरे हिसाब से ओरिएंटेशन एक आपका सिद्धांत नहीं माना जाएगा। ओरिएंटेशन बेसिकली समूह कार्य की अवस्था को बताया था, दिशा निर्धारण। शायद मैंने आप लोगों को कल ही एक बार थोड़ा सा रिपीट भी करवाया था, याद आ रहा है? हाँ, ओरिएंटेशन ये अवस्था को, समूह कार्य की अवस्था को बताता था। अच्छा, इसको हटा दिए। अब या तो आपका बता दो, या तो आपका ये कट गया, ये कट गया, ठीक है जी। यानी आपका बी और सी तो है, प्रश्न में पूछा है नहीं, तो या तो आपका ए होगा या तो आपका डी होगा। 4 को देखिए एक बार 2 को देखिए, 2 को देखते हैं। आत्मी, ध्यान रखिएगा, आत्मकारणीय सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की बात हो रही है। और डी लास्ट वाला देखते हैं, निर्देशन वर्ग अननोन क्रिया के, यानी गाइडेंट ग्रुप इंटरेक्शन की बात है। गाइडेंट का मतलब क्या होता है? गाइड करने की। तो मेरे हिसाब से गाइड वाली प्रक्रिया को रखा गया है, आप सोच लीजिए। हाँ, ऑप्शन नंबर डी वाला जो होगा ये आपका सही माना जाएगा। इसलिए इस प्रश्न का 31 का ऑप्शन नंबर जो डी वाला होगा यही सही माना जाएगा। इसमें भी सर वर्ग का कार्य है, ग्रुप की बात कर रहे हैं, तो फिर आत्म कार्यान्वीकरण नहीं होगा, इसलिए दूसरा गलत है। बिल्कुल। चलिए क्वेश्चन नंबर देखेंगे 32 के बारे में। फील्ड वर्क, आपने फील्ड वर्क किया है, सभी लोगों ने किया होगा। आप अपने मन से जवाब दीजिएगा। बताओ जरा कि समाज कार्य में जब फील्ड वर्क कर रहे थे तो क्या वहाँ पे नेता के द्वारा अभ्यास कौशलों का विकास का प्रयास हो रहा था, हाँ या ना? अरे भाई हो रहा था? जी सर, हो रहा था। हो रहा था, हाँ। हाँ, समझ नहीं आ रहा है। अरे क्या समझ में नहीं आया मैडम? समाज कार्य जब आप कर रहे थे MSW, उस दौरान जब आप फील्ड वर्क कर रहे थे तो आपके अंदर कौशल का विकास हो रहा था, आपके अंदर मनोवृत्ति का विकास हो रहा था, आपके अंदर ज्ञान का विकास हो रहा था। पढ़ के समझ नहीं आया, वो नेता के बारे में सोचने लगे, बट हम अपने आप को लीडर की तरह रखें तो उस हिसाब से देखें। हाँ, तो उसी तरीके से तो हो, आप नेता ही तो हो। हाँ। चलो आगे देखिए। अध्येता के प्रयास का परिणाम और कार्य की गुणवत्ता और विचारों को व्यक्त करने की योग्यता का पर्यवेक्षण करने की योग्यता होती है। सही है, गुणवत्ता और विचारों को व्यक्त करने की योग्यता भी होती है, ये भी सही है, ये भी सही है। अभ्यास द्वारा सीखा गया साप्ताहिक कॉन्फ्रेंस के अभिलेखों का मूल्यांकन और प्रशिक्षक की अध्येता को प्रेरित करने के प्रति संवेदनशीलता होना। अच्छा, ये भी होना। यहाँ पे तीनों सही हैं, 1 2 3 तीनों सही है। ऑप्शन नंबर देखिए बी में लिखा हुआ है ना। अच्छा, यहाँ पे देखिए चौथा देख लीजिए, 4 दिया हुआ भाई, ये थोड़ा सा नीचे है, आप देख लीजिए। प्रशिक्षणकर्ता जो है सामाजिक कार्यकर्ता और सुपरवाइजर को अनुकूलित अनुक्रिया है। भाई प्रशिक्षण समाज कार्यकर्ता और सुपरवाइजर को अनुकूलित अनुक्रिया है, उनके बीच की बता रहे हैं, ऐसा हो। और सुपरवाइजर की देखिए, परीक्षार्थी कार्यकर्ता यानी आप एक स्टूडेंट और एक टीचर की अनुकूलित अनुक्रिया है, ये भी तो सही है यार। होना तो चाहिए, बट सर आप इसको सेकेंडरी थिंग में लो तो ये सही नहीं है। ये कैसे? क्योंकि ये एक मतलब एक व्यक्तिकरण का हो गया ना, ये व्यक्तिवादी हो गया एक तरह से। ये अगर 3 को हटाते हैं तो 2, पार्शियलिटी के हिसाब से देखें तो ये गलत है।
2 3 4 कॉन्फ्रेंस, साप्ताहिक कॉन्फ्रेंस में अभिलेखों का मूल्यांकन और प्रशिक्षक की अध्यक्षता को प्रेरित करने के प्रति संवेदनशीलता। संवेदनशीलता भी तो होना ज़रूरी है। बी हो जाएगा सर। बी, अच्छा चलो ठीक है, इसको बी को अभी आप लोग रखिएगा। मैं इसको थोड़ा सा भी जो है कंफर्म करूँगा, उसके बाद मैं आप लोगों को जो है ग्रुप में डाल दूंगा, ठीक है ना। इस प्रश्न को स्क्रीनशॉट अगर लेना है तो ले लीजिए आप लोग, ठीक है। सोशल वर्कर, सुपरवाइजर, ठीक है, रिस्पॉन्डेंट। चलो आगे बढ़िए। सामाजिक केस वर्क में रिकॉर्डिंग का वर्गीकरण करिए जरा। रिकॉर्डिंग वर्गीकरण मैंने देखो पढ़ा रखा है। रिकॉर्डिंग वर्गीकरण पढ़िए, बताइए रिकॉर्डिंग वर्गीकरण। भाई एक तो आपका ये तो तय है कि वृत्तांत अभिलेख होगा, नैरेटिव जिसको आप रिकॉर्डिंग बोलते हो, प्रोसेस रिकॉर्डिंग बोलते हो, इवेल्युएट बोलते हो, संक्षिप्त भी बोलते हो, ये तो आपका तय है। फिर कहता है कि और किस रूप में हो सकता है। फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ ऑप्शन ए हो, क्योंकि एक पहला और चौथा तो है करेक्ट। अच्छा देख लेते हैं दूसरा वाला, समस्या उपमुखी, क्षेत्रमुखी प्रक्रिया, व्यक्ति केंद्रित, तो ये तो बिल्कुल होगा भाई। सेकंड वाला भी तो होगा, पहला दूसरा तो दोनों तो तय है, ये तो होना है। रेफरल समरीज, नैदानिक समरीज, वृत्तांत, समस्यामुखी, ये भी तो होगा। स्थिति परक और विश्लेषणात्मक और प्रक्रियामुखी वृत्तांत। देखो प्रोसेस रिकॉर्ड प्रॉब्लम ओरिएंटेशन की बात होती है, और सबमिटिव रिकॉर्ड की बात होती है, डायग्नोस्टिक की भी बात होती है, गोल रिकॉर्डेड की बात होती है, नैरेटिव की बात होती है, रोल की होती है। सर ये नहीं होगा, फोर्थ नहीं होगा। सिचुएशन नहीं होगा, देखो सिचुएशन कहीं नहीं मिलेगा आपको, सिचुएशन नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। हाँ सिचुएशन नहीं मिलेगा आपको, सिचुएशन नहीं मिलेगा यहाँ पे, स्थिति परक, ठीक है। एनालिसिस भी नहीं होती रिकॉर्डिंग में, थोड़ी एनालिसिस होती एनालिसिस प्रक्रिया होती है, ये भी आप कह सकते हो, एक प्रोसेस होता है, ये कह सकते हो, ठीक है ठीक है। तो यहाँ पे आप सही बताऊँ मैं आपको, यहाँ पे पहला दूसरा तीसरा, पहला दूसरा तीसरा, ऑप्शन डी आपका सही होगा, डी सही होगा। देखो ये ना 7 ही टाइप का होता है, आप ध्यान से सुन लीजिए। एक प्रोसेस रिकॉर्ड होगा, एक प्रॉब्लम ओरिएंटेशन होता है, एक आप प्रॉब्लम ओरिएंटेशन रिकॉर्ड, एक आपका जो होगा वो होगा सबमिटिव रिकॉर्ड, एक आपका होगा डायग्नोसिस रिकॉर्ड, एक आपका होगा गोल ओरिएंटेशन रिकॉर्ड, एक आपका होगा नैरेटिव रिकॉर्ड, एक आपका होगा रोल रिकॉर्ड। इतनी टाइप, 1 2 3 4 5 6 7 7 टाइप का होते हैं ये, ठीक है जी सर। जी GOR मतलब गोल ओरिएंटेशन, उसके बाद NR नैरेटिव, नैरेटिव ये रखा, नैरेटिव नैरेटिव। फ्लोरेंस होलिस का जरा बताइए वर्गीकृत, फ्लोरेंस होलिस का आप बताइए। आपने मैरी रिचमंड से, ये बड़ा बहुत प्रभावित व्यक्ति हैं फ्लोरेंस होलिस, आपको बता दूं मैं, इन्होंने जो है सस्टेनिंग प्रोड्यूसर की बात किया है, तो आपका ये सही है आपका फ्लोरेंस होलिस का। और इसने अगर हम बात करें प्रत्यक्ष प्रभाव वाली कार्यविधि, तो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष की प्रणाली के बारे में भी बात किया इसने। और अगर हम बात करते हैं जो है एमुपुलेशन की बात करते हैं, एमुपुलेशन नो, ये एमुपुलेशन वगैरह नहीं, बेसिकली ये रिसर्च का है, मैनिपुलेट को रिप्रेजेंट करने के रिचर वेरिएबल्स को बात कर रहा है ये आपका नहीं होगा, है ना, ये पता नहीं कौन सा शब्द लिख दिया, ऐसा नहीं होगा। और जो रिफ्लेक्टिव प्रोड्यूसर है, ये बेसिकली ये इंडिविजुअल अगर बात करेगा ना तो मैरी रिचमंड का नाम आता है, मैरी रिचमंड से प्रभावित थे तो इसलिए इनका ये थ्योरी मानी जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे रिफ्लेक्टिव यहाँ पे जो प्रोड्यूसर लिखा हुआ है ये भी आपका सही है, प्रत्यक्ष भी सही है, ये तो आपको पता ही था पहले से प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष के बारे में। और एक ये भी आपको इसके अंतर्गत आएगा। तो 1 2 4 1 2 4 1 2 4 ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। सही क्रम बनाइए जरा। अब यहाँ पे सही क्रम अगर हम बात करें तो ये एक प्रकार से न्यूली मैरिज कपल की बात हो रही है ना। तो सही क्रम देखो, सबसे पहले क्या बता रहा है आपको, आपका ये तो सही लग रहा है। फिर उसके बाद जो है चाइल्ड बियरिंग, ठीक है, उर्वर परिवार बोलते हैं इसको, चाइल्ड बियरिंग, ये भी सही है। फिर स्कूल जाने की उम्र,
से कम बच्चों वाले परिवार प्री स्कूल विचरण। ठीक है, ये सही लग रहा है। अगर पहले नव दंपत्ति फिर पहला ही चाइल्ड, वाला हाँ सही ये सही लग रहा है। अच्छा आगे बात, चाइल्ड बियरिंग के बाद नव विवाहित दंपत्ति, भाई ये तो गलत हो जाएगा फिर तो समाज के हिसाब से। फिर बच्चा स्कूल चले गए, फिर बच्चे जाने के स्कूल के बाद फिर ये चाइल्ड बियरिंग फैमिली की बात हुआ, फिर ये भी गलत है। हाँ गलत है ये भी। प्री स्कूल विचरण की बात हुआ, फिर नव विवाहित हुआ, फिर ये उल्टा पुल्टा दे रखा भाई। सबसे क्रम में यही पहला दे रखा है, सही क्रम यही है। ऑप्शन नंबर ए सही है आपका, ऑप्शन नंबर ए सही है। ये देखो ना, एक यहाँ पे अगर आप बताओ कॉन्सेप्ट क्या था, ये बेसिकली एक सोचने वाली बात थी परिवार के बारे में। किस तरीके से एक परिवार जो है न्यूली कपल जो होता है आगे किस तरीके से बढ़ रहा है, वो क्रम दिया गया था उसका, है ना। यहाँ पे जरा देखिए एक बार, ये एक और क्रम आ गया है। प्रारंभ करने वाले केंद्र के रूप में परिवार। देखिए यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा, सुनिएगा कि प्रारंभ में 34 कैंसिल। 34 अभी आपको भैया 36 चल रहा है क्वेश्चन। 34 का डी आएगा, डी। 35 का ए, 36 का, चलो करो। पहला देखिए, प्रारंभ करने वाले केंद्र में परिवार होंगे, ये तो सही है। स्कूलिंग केंद्र के रूप में परिवार फिर होगा, ये भी सही है भाई। जाहिर सी बात है, शुरुआत हुआ फिर परिवार का, फिर स्कूल गया, फिर स्कूल के बाद कॉलेज वगैरह, मतलब किशोरावस्था में आ गया, और किशोरावस्था के बाद मध्य आयु। अच्छा चलो एक बार किशोरावस्था के पहले मध्य आयु दिखाओ, कहीं किसी ऑप्शन में है? स्कूलिंग तो भाई गलत हो जाएगा ये। किशोर के बाद ये भी सर देखो, पहला ही सही है इसमें भी। अच्छा ये देखो डी वाला देखिए जरा, प्रारंभ केंद्र हो जाएगा किशोर, गलत हो गया ये। ठीक है, ये गलत हो गया आपका। यहाँ पे ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, सही कह रहे हो आप, पहला वाला ही सही हो जाएगा, है ना। मैं मध्य इसलिए सोच रहा था कि तरुणाई आयु को मैं जोड़ रहा था, वहाँ पे तरुणाई वाले एज को मैं जोड़ रहा था, परंतु तरुणाई वाला एज नहीं, यहाँ पे किशोर मध्य का मतलब बताया है इसने युवा अवस्था की, आगे बढ़ रहा है अब युवा अवस्था को, तो युवा अवस्था को मध्य आयु वर्ग के परिवार को रिप्रेजेंट किया इसने, युवा वर्ग को। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 37 की बात करें, इंडियन पेनल कोड। इंडियन पेनल कोड आपको मालूम होगा, इंडियन पेनल कोड 1860 है, 6 अक्टूबर मैकाले द्वारा 1860। बोलिए हाँ है ना? हाँ भाई, मैकाले 6 अक्टूबर 1860 में, ये सही है। फिर हिंदू मैरिज एंड डाइवोर्स एक्ट की बात करें तो ये आपका डाइवोर्स एक्ट 1955 वाला है ना? हाँ हाँ 1955 वाला। चाइल्ड सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट की बात कर लें 1860, 21/5/1860 यार, पूरा वर्ष लिखना पड़ेगा, 2 बार आ गया 1860। अच्छा यहाँ पे देखो ये डाइवर्स वाला जो है 1955 वाला ना, 1955 ही रखो। अच्छा चलो, चाइल्ड मैरिज रेस्ट्रेट एक्ट की बात अगर हम करें तो ये 28 सितंबर, ये पता है आपको कौन सा था? अभी मैंने शारदा एक्ट के बारे में पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? हाँ ये सबसे पहले हो जाएगा। हाँ 28 सितंबर 1929, नहीं 30 में तो लागू हुआ था वो, सही तरीके से आया जिस समय था ना, 29 के नाम से आया था। 30 भी कह सकते हो, कोई नो इश्यू, नो प्रॉब्लम, 30 भी बोल तो भी सकते हो। सर सबसे पहले उसी का हो रहा है ना। तो जरा बताइए, आप क्रम लगाइए फटाफट। ऑप्शन डी। डी कहाँ से? तुम किधर से बढ़ रहे हो? 29 से जा रहे हो क्या? सर आपका नहीं आएगा इसका। क्यों सर? 1829 है ना? पहले आप आइए 1860 में, 21/5/1860 यहाँ पे आइए, सी वाले में आइए, सी वाले में। सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट कहाँ पे है? सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट हमने 21/5 बताया है, 21/5/1860 याद रखिए। और फिर इंडियन पैनल कोड को हमने कितना बताया था? इंडियन 6 अक्टूबर 1860, 6 अक्टूबर 1860, इसको याद रखिए। फिर उसके बाद आपको क्या रखना है? चाइल्ड मैरिज स्ट्रेट एक्ट, ये रहा 28 सितंबर 1930 कर लीजिए, या तो 1929 कर लीजिए, बात दोनों एक ही है। हिंदू मैरिज एक्ट 1955 कर लीजिए। अब ये देखो सही बना है, ये क्रम सही था, ये क्रम सही था, है ना। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, चाइल्ड मैरिज रेस्ट्रिक्ट एक्ट, भाई वही फिर आ गया। फिर 28 सितंबर कर लीजिए, 1929 कर लीजिए, 30 भी कर लीजिएगा, नो इशू। बॉम्बे विचरण एक्ट की बात कर लेते हैं 1948। हिंदू अडेप्टेशन एक्ट एवं मेंटेनेंस एक्ट की बात करें 1956। पूरा जब आपको पढ़ा दूंगा सिलेबस ना, ये सब पढ़ाऊंगा, टेंशन मत लेना।
ठीक है, ये एक्ट वगैरह, बाकी तो मैं चर्चा वगैरह करता ही हूँ, उसके बारे में तो पता है। जुवेनाइल जस्टिस, देखिए ये बेसिकली आपको बताऊँ 1986, फिर उसके बाद 2000, पेपर आपको ध्यान रखना है आया है कब, ये 2007 में, फिर उसके बाद आया 2015। तो बताओ इन तीनों में कौन सा वर्ष लगाओगे ये? सर 15 की 2013 है सर। 2000 2015 है। 31 दिसंबर 2015 है ना? ये 2000 के साथ 2007 और 15। हाँ, आप यहाँ पे बताइए जुवेनाइल एक्ट इन तीनों में से कौन सा लगाओगे? 2000 लगाओगे, ठीक है। अब क्रम बनाइए जरा, फटाफट बनाइए। ये क्रम भी तो लगा है, यही सही है क्या पहला भाई? 29, 48, 56 जो है 2000 सही तो है, पहला ही तो सही नहीं है। लगे। हाँ पहला ही तो सही है, हाँ पहला वाला ही सही है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए जरा 39 के बारे में। 39 आपसे क्या कह रहा है? फैक्ट्री एक्ट के बारे में। फैक्ट्री एक्ट 1948 कर रहे हो, कर लो, बोलिए हाँ। हाँ सर। लॉ ऑफ फैमिली कोड की बात कर लीजिए, लॉ ऑफ फैमिली कोड 1984 कर लीजिए। सर 82। 84 84। पर्सन विथ डिसेबिलिटी एक्ट, देखो पर्सन विथ, यहाँ पे पहले सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट तो मालूम है ना 1860, और पर्सनल जो है पर्सन विथ डिसेबिलिटी एक्ट, ये देखो पहले ना RPWD लिखा हुआ इस बार आएगा, ठीक है, और ये 1995 का है। अब लगाइए क्रम, पहले 1860 करिए, 1860 पहले करिए भाई फटाफट। ये रहा बी सर। बी वाला सही है, बी आपका 48, 84। हाँ 40 देखिए, हिंदू विंडो मैरिज एक्ट। ये प्रश्न तो देख लो, ऐसा पूछ लिया कि अगर जिसको वर्ष नहीं याद रहा होगा सारे प्रश्न गलत करके आए होंगे, है ना? हाँ, 3-4 प्रश्न ऐसे ही क्रम चल रहा है। तो हिंदू विंडो रीमैरिज एक्ट की अगर हम लोग बात करेंगे तो 1856, हाँ है ना? बॉम्बे, यहाँ पे अगर हम बात करें पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट की बात करेंगे तो 1972 उपादान अधिनियम, अभी मैंने बताया था अभी। अच्छा एक बात ये भी है कि प्रश्न में हेर फेर आया हुआ है, एक ही प्रश्नों में हेर फेर आया हुआ है। और यहाँ पे बात करेंगे जुवेनाइल जस्टिस एक्ट वाला तो 2000 लगाएंगे, क्योंकि बता चुका हूँ 86-15 के बारे में। बॉम्बे विचरण एक्ट की बात कर लेते हैं 1948। अब क्रम लगाइए फटाफट, पहले आएगा 1856, और बॉम्बे ये भी है, ये भी है, option। ये तो बी तो कट गया आपका। उसके बाद अच्छा हाँ ये डी वाला 1948 यहाँ पे आ गया, हाँ 1948 सही हो जाएगा, आपका डी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। चलिए अभी देख लीजिए, चलो अब पीछा छूट गया उससे। ये बताइए कि ह्यूमन ग्रुप्स के बारे में किसने बात किया? ह्यूमन ग्रुप्स के बारे में किसने बात किया है भाई? ह्यूमन ग्रुप्स के बारे में किसने बात किया 1950 में? होमस, हाँ शाबाश, 1950 में होमस। और ये जो है इंटरेक्शन प्रोसेस एनालिसिस की बात किसने किया था? बेल्स, शाबाश बेल्स, हाँ। सर ईयर बताइए। ये बेल्स का ईयर से नहीं पता है, ठीक है, ये बेल्स का ईयर जो याद रहता तुरंत बोल देता हूँ। बात करते हैं ग्रुप जो है, ग्रुप यहाँ पे बात करेंगे अगर हम लोग ग्रुप प्रोड्यूस एंड सोशल जो है डिस्टेंस की बात किया है, तो ये आपका किससे मैच हो जाएगा? हाँ नानावाटे और अंजेरिया, आपका ये सही हो जाएगा। इंडियन सोसाइटी फॉर्म वेयर टू द वेयर, योगेश अटल। अब लगाइए, ये 1959 का है, 1959 का है, ठीक है। इंडियन सोसाइटी फ्रॉम वेयर टू सी वेयर, ऑप्शन, सी ऑप्शन। ऑप्शन सी, चलो ठीक है, यहाँ पे सी वाला करेक्ट हो जाएगा। CSWB। चलिए आज के लिए इतना ही रखिए ना, ठीक है। 42 है, 8-10 क्वेश्चन है, मैं इसको करवा दूंगा, ठीक है। 18 क्वेश्चन बच रहे हैं ना अभी, 18 नहीं 8 ही तो बच रहे हैं ना, 8 ही तो बच रहे हैं, हाँ कर लेते हैं, पूरा कर लेते हैं, समाप्त कर दो, चलो हाँ कर लेते हैं। देखो यहाँ पे 82 की बात करते हैं, CS जो ये बेसिकली आपको मालूम होगा, सेंट्रल सोशल वेलफेयर बोर्ड है ये, है ना। तो ये लक्ष्मी दुर्गाबाई देशमुख नहीं है ना, लीलाबाई देखो है, लीलाबाई यहाँ पे, लीलाबाई को लेके जाओ, हाँ लीलाबाई की तरफ।
ये आपको पता हो, कंपनी एक्ट 1956 की 25 की धारा के तहत 1 अप्रैल 1969 में इसको पंजीकृत किया गया था, 12 अगस्त 1953 को, 1953 को। फैमिली प्लानिंग 1960 में इंट्रोडक्शन दिया था बानो कोआइजी, 1960 में। चाइल्ड मैरिज अभी तो इसके बारे में पढ़ाया है भाई, 1929 वाला हरबिलास शारदा। अरे भाई ये बता दीजिए, सती एक्ट 1829। बहुत बढ़िया, मैच कर लीजिए। ये सारे वर्ष बता दिए ना, सारे वर्ष हैं, ये सारे वर्ष मुझे पता है, लिख लीजिए। 1960 ये है, और ये आपका 1929 है, ये आपका 1829 है। ये ऑप्शन बताइए। ए ऑप्शन। हाँ ये ठीक है। बारदोली सत्याग्रह जून 1928। नाम सरदार वल्लभ भाई पटेल। केसरी एंड मराठा बाल गंगाधर तिलक, शाबाश, बहुत बढ़िया। ये देखो बताओ, 1997 और 98 के बीच में मराठा दर्पण आया था, मराठा दर्पण था, और एक था मराठी केसरी, दैनिक समाचार शुरू किया था 1872 में, 1872 में। तो 2 समाचार पत्र थे इसका, एक था केसरी एंड मराठा था, और एक था मराठी में केसरी। जी केसरी वाला तो इनका था ना, तिलक का। हाँ तो इन्हीं को तो बता रहा हूँ, तिलक का ही तो, तिलक ही तो बोल रहा हूँ, तिलक का नाम। एक मराठा कर लीजिए और एक केसरी वाला कर लीजिए, एक 1997 कर लीजिए, एक कर लीजिए 1872 कर लीजिए। वुमेन्स एजुकेशन की बात करते हैं, 1828 में हाँ ईश्वर चंद्र विद्यासागर, शाबाश। और सती प्रथा फिर आ गया, देखो मैच करा दो, दोबारा से आ गया। ठीक है, मैच करो, कौन सा गया ऑप्शन, ऑप्शन बताइए। पहला करेक्ट हो गया, हाँ पहला करेक्ट हो गया। चलिए 44 देख लीजिए। विशिष्ट उद्देश्य, भाई विशेष उद्देश्य तो जाहिर सी बात है किस में आएगा, समुदाय में आएगा, समुदाय में आएगा। विशेष उद्देश्य, विशिष्ट उद्देश्य ये रहा। प्रतिरोध नहीं समझ में आ रहा, छोड़ दो। अच्छा भी वाह अभिकरण किससे रिप्रेजेंट होगा, वाह अभिकरण किससे रिप्रेजेंट होगा, ग्रुप वर्क से। ग्रुप वर्क कहाँ पे है, सीधा 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 तो है, ये तो रहा वर्ग कार्य। वाय विकरण मतलब एजेंट, इसमें ग्रुप का क्या होगा, एजेंट कैसे। ग्रुप, अरे भाई वाह अभिकरण, वाह एजेंसियां से जुड़ा हुआ है, ग्रुप से ही रिप्रेजेंट होगा। डिवीजन जो होता है अपचार से होता है, विसामान्यता से होता है, डिवेंस से होगा, तो आपका ये सही हो जाएगा। डिवेंस से इससे ये रिजल्ट सामने सामने हो जाएगा। ये प्रतिरोध आ गया केशवर को, प्रतिरोध केशवर को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो सही जवाब इसका तो है ये। ऑप्शन बताइए कौन सा गया, बी गया। ओके, बी करेक्ट जवाब। बताइए राष्ट्रीय आपातकाल, इमरजेंसी, वाह इमरजेंसी 1975, शाबाश, बहुत बढ़िया। इंटरनेशनल ईयर ऑफ द चाइल्ड 1979, शाबाश। स्पेशल मैरिज एक्ट वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट 1956, वेरी गुड, संविधान 50। 1950। चलो मैच कर दो फटाफट, बता दो ऑप्शन। सी। सी इज द राइट आंसर, वेरी गुड। रविंद्रनाथ टैगोर महोदय के बारे में बताइए जल्दी। शांति निकेतन। चलो कर लिया, 1901 में। साबरमती। कब, 1901। ठीक है, महात्मा गांधी, महात्मा गांधी के बारे में बताइए। हाँ साबरमती आश्रम। चलो 17 जून 1917, 1917। विनोबा भावे, सामने ही होगा, पावनर। अच्छा ये उनकी जगह का नाम है, पवनार, पवनार। रामकृष्ण परमहंस 1897, 1897 बेंगलुरु मठ। चलो भैया बता दो, ऑप्शन बता दो अब। सी, ओके वेरी गुड, ऑप्शन नंबर सी, शाबाश। चलो सर्वोदय के बारे में बताओ। सर्वोदय महात्मा गांधी लगाओगे, विनोबा भावे। चलो अच्छा, महात्मा गांधी भी लगा लेते हैं, चलो कोई बात नहीं, देख लेते हैं। सत्याग्रह देख लेते हैं पहले। सत्याग्रह
वही होगा महात्मा गांधी का। फिर भाई लो, फिर दो डबल नहीं जा सकते आप सर। तो सर्वोदय तो हाँ, विनोबा तो हो सकता सत्याग्रह था। पे जाइए आप, विनोबा भावे इधर आ जाइए। ठीक है सर। 12 मार्च कर लीजिए 1930 में सत्याग्रह को। ठीक है। जन जन का विकास भूदान आंदोलन 18 अप्रैल 1951 कर लीजिए। 1951 51। चलो संपूर्ण क्रांति के बारे में बताइए। जयप्रकाश नारायण सर। जयप्रकाश नारायण। तो फिर 1970 कर लीजिए। 1970। श्वेत क्रांति वर्गीज कुरियन। वर्गीज क्यूरियन, यहाँ पे आप इसको कर लीजिए। 26 नवंबर 1921 कर लीजिए। केरल में जो है कोझिकोड में इसे भारत का ऑपरेशन फ्लड के जनक के रूप में जाना गया था, और आपको मालूम होगा मिल्क डे के रूप में मनाया भी जाता है। दूध के संबंध में श्वेत क्रांति थी। ऑपरेशन फ्लड। हाँ, बस 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 वही है। ऑप्शन बता दीजिए मुझे। बी सर। बी इज द राइट आंसर होगा। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान रखो, एक ट्रिक आप लोग इतने सवाल किए हो, कुछ लग रहा है ट्रिक? एक ट्रिक यहाँ पे बताऊँ, इसमें भी, इस सवाल में नहीं, ऐसे सवालों का ज़्यादातर क्या करिए, देखिए आप ध्यान दीजिएगा, पहले का दूसरा, बी का पहला, तीसरे का चौथा, बन रहा है। और डी का ये ज़्यादातर देखो क्रॉस बन रहा है ना। एक प्रश्न पे जरा इससे गौर करना, और भी प्रश्न करवाते हैं देखेंगे। ठीक है, गौर करें ना, लेकिन आज के बाद से तो फिर अगर ये सही हो जाता है ट्रिक तो ये भी फॉलो किया जाएगा फिर ना। ठीक है, चलिए 48 की बात करते हैं पहले यहाँ पे। मोहम्मद यूनिस। ग्रामीण बैंक। ग्रामीण बैंक शुरू लग रहा, शुरू हो गया है, फिर यही पैटर्न। ग्रामीण बैंक का आएगा सर। अतमर सेन अमर्त्य सेन का आता ब्रेन इकोनॉमिक्स। सही नोबेल है। प्राइज आएगा सर, नोबेल प्राइज। नोबेल पुरस्कार मिला था इनको। हाँ, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में इनको जनक कहा जाता है। और इन पे अगर हम बात करेंगे, ये अगर मदर हम टेरेसा को नहीं मिला था क्या? उनको भी तो मिला था। ये इकोनॉमिक्स है, नोबेल पीस अच्छा अच्छा अच्छा, एक मिनट शांति बनाइए, शांति बना रहिए। अतमर सेन को छोड़िए भाई, मदर टेरेसा है। उनको छोड़ दीजिए। रविंद्रनाथ टैगोर को लो, रविंद्रनाथ टैगोर को लो। राष्ट्रगान। राष्ट्रगान सर से आप मिला। तो क्रॉस बना दो सर, क्रॉस बना दो, आप तो बस हो गया। एक मिनट, फिर क्रॉस आ गया। अरे वाह, ये तो बड़ा अच्छा लग रहा है। ऑप्शन बताओ, इसमें कोई मैच कर रहा है? थे। सी, ओके, ऑप्शन नंबर सी। चलो 3-4 प्रश्न मैंने इस तरीके के देख लिया। चलो इसमें मत करना क्रॉस भाई, ठीक है। चलो आगे बढ़ो। सिपाही विद्रोह। 1857। हाँ, इसीलिए मैं कह रहा था क्रॉस मत करिएगा। नेशनल इमरजेंसी। 1975। 1975, शाबाश। अच्छा, ये सेंट्रल सोशल वेलफेयर बोर्ड 1953। किसका नाम? दुर्गाबाई देशमुख। सोशल वेलफेयर। हाँ, दुर्गाबाई देशमुख, या तो फिर लीलाबाई मुलगांवकर। लीलाबाई मुलगांवकर अभी देखा आपने लास्ट में CSW के बारे में, अभी देखा आपने, है ना? या तो उनका नाम या तो इनका नाम, परंतु ध्यान रहेगा दुर्गाबाई देशमुख का ही नाम। प्रिवेंशन ऑफ जो है इमोरल ट्रैफिक इन वुमेन एंड गर्ल्स एक्ट, ये सामने सामने था, यही क्या बचा था? हाँ, सामने ही है। बता दो, अच्छा ऑप्शन बता दो। बी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। बी ऑप्शन। बी। हाँ, बी सही है क्या? डी होगा, डी। चलिए 50 बताइए। नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन। 1980। हाँ, क्रॉस मत करिएगा भाई फिर। नेशनल पॉलिसी ऑन हेल्थ। 83, ओके। 83। प्रिवेंस ऑफ बाइगेमी एक्ट 52। स्पेशल मैरिज पता है 1। 56 बताइए इसका ऑप्शन, बताइए ऑप्शन। ए सर। ए करेक्ट जवाब, ठीक है। इस तरीके से आप लोगों ने देखा है, ये था दिसंबर 2007 का समाज कार्य का पेपर। यहाँ हो गया समाप्त। अब हम करेंगे अगले संडे को 2008 का पेपर इसी तरीके से, ठीक है। आज के लिए बस सही है क्या ये? हमें डी का फर्स्ट। नहीं, नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन तो 1986 में आया था, करेक्ट है ये? सही है। सही तो है मैम? हाँ। सही है, ठीक है, गलत नहीं, सही लगा हुआ है, ठीक है। चलिए आज के लिए बस इतना ही, ठीक है ना? पढ़ते